विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भारत में शक्ति का ढांचा, संस्थागत और सामाजिक। शक्ति के संस्थागत ढांचे में हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की चर्चा करेंगे और सामाजिक ढांचे में हम जाति प्रथा, भारत में जातीय राजनीति, भारत में वर्गीय संरचना और प्रजासत्तात्मक ढांचा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नेताओं का विशेष प्रयत्न ये रहा कि लोकतंत्र एक मजबूत गढ़ के रूप में जाना जाए और संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। साथ ही यह भी कहा गया विद्यार्थियों कि इस संविधान की रचना इसलिए की गई है ताकि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाया जा सके। अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कैसे दिलाया जाएगा कि भारत में जितनी भी जाति के लोग यहाँ रहते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी को समान रूप से अधिकार और सभी को समान रूप से न्याय प्रदान होना चाहिए। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों, लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है और भारतीय लोकतंत्र वास्तव में जनता की सहमति का शासन है और जनहिताय शासन बन गया है या नहीं बना है, ये जानने के लिए हम शक्ति की संरचना का मूल्यांकन भी करेंगे और शक्ति के संदर्भ में दो बातों को जानेंगे: शक्ति का संस्थागत ढांचा और शक्ति का सामाजिक ढांचा। शक्ति का संस्थागत ढांचा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों की चर्चा हम पिछले अध्यायों में बहुत ही विस्तृत रूप से कर चुके हैं। इसकी यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति के संस्थागत ढांचे की। तो संविधान निर्माताओं ने भारत में संसदीय शासन की स्थापना की, जिसे उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा गया। इसे कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा गया है। और इंग्लैंड में न्यायपालिका संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध भी घोषित नहीं कर सकती है। परंतु भारत में, चूंकि भारत संघीय शासन व्यवस्था है, यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। वे संसदीय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि को शून्य या अवैध भी घोषित कर सकते हैं। और इस प्रकार शक्ति के संस्थागत ढांचे के अंतर्गत 3 अंगों की चर्चा की गई है विद्यार्थियों: विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो विद्यार्थियों, लेजिस्लेचर की बात करें तो वैधानिक नियमों को, कानूनों का निर्माण करने के लिए जो संस्था है उसे विधायिका कहते हैं। इसे संसद के रूप में जाना जाता है। यह समग्र रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत की केंद्रीय विधानमंडल और संसद की रचना शक्तियों कि हम इसकी चर्चा अध्याय 5 में भी कर चुके हैं विस्तृत रूप से। और यहाँ पे हम संक्षिप्त रूप में जानना चाहेंगे कि संसद न केवल कानूनों का सृजन करती है बल्कि कार्यपालिका पर नियंत्रण भी लगाती है। उसका एक महत्वपूर्ण कार्य जनता की शिकायतों को प्रकाश में लेकर के आना है। बहुधा संसद के हास की चर्चा होती रहती है। क्यों? क्योंकि जिन देशों में संसदीय प्रणाली विद्यमान है, वह अधिकांश विधेयक संसद में मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। कानूनों के निर्माण में मंत्रिमंडल संसद का नेतृत्व करती है और आजकल शासन कार्य इतना जटिल हो गया है और इतना ज्यादा हो गया है कि संसद के पास इतना समय और जानकारी नहीं होती कि वह विधेयकों का उचित ढंग से परीक्षण कर सके। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, सदन की बैठक के बहिष्कार और अनुशासन में कमी यानी शोर शराबे के कारण दोनों सदनों के कार्य दिवस और काम के घंटे भी काफी कम हो गए हैं। सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियां दोनों ही विचारधारा की बजाय हर मुद्दे को राजनीतिक और चुनावी रंग देने में विश्वास करती है। चुनावी रंग देने का मतलब यह है कि किसी भी मुद्दे को वह इस आधार पर बहस करती है कि किसी न किसी प्रकार से वह उस पार्टी, चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्तारूढ़ दल हो, उनके समर्थन का ही बोलबाला करे। फिर भी संसद ने प्रशासन और मंत्रिपरिषद के कार्य पर सतत निगरानी भी रखना शुरू कर दिया है। वोल्कर समिति की रिपोर्ट की वजह से विदेश मंत्री नटवर सिंह को अपने पद से हाथ धोना पड़ा और लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से सांसदों का व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे सदन की गरिमा में वृद्धि हो। दोनों सदनों के अध्यक्षों को सदन के भीतर होने वाली अव्यवस्था को समाप्त करने का प्राधिकार भी दिया गया है। दोनों सदनों के पास जालसाजी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग के लिए सदस्यों को बहिष्कृत करने की शक्ति भी प्राप्त है। 23 दिसंबर 2005 को लगभग 1 दर्जन सांसदों को प्रश्न पूछने के लिए पैसा लेने के आरोप में संसद से निष्कासित भी होना पड़ा। भारतीय गणराज्य में 6 राज्य संघ शासित क्षेत्रों के भूभाग शामिल हैं, जिसमें 6 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर विधानमंडल द्विसदनीय है। अन्य सभी राज्यों में एक सदन विधानमंडल है, जबकि यहाँ पर 2 सदन है और यह एक सदन
एक को विधानसभा और दूसरे को विधान परिषद कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं और विधान परिषद के सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध है, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो इन आपात स्थिति में राज्य सरकार जो है उन विषयों पर कानून नहीं बना सकती है जो राज्य सूची में शामिल होते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की। कार्यपालिका शासन का संचालन करती है और आज के युग में कार्यपालिका शासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। यहाँ तक कि कार्यपालिका को ही सरकार समझ भी लिया जाता है। आमतौर पर कार्यपालिका के दो रूपों की चर्चा की जाती है, राजनीतिक कार्यपालिका जिसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका जिसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सिविल सेवाओं के सदस्य आते हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी और राज कर्मचारी। ये लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से छांटे जाते हैं और स्थायी रूप से अपने पदों पर रहते हैं। मंत्रिमंडल अदलते बदलते रहते हैं। सिविल कर्मचारियों की नौकरी स्थायी होती है और एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद रिटायर होते हैं, अर्थात सेवानिवृत्ति तक ये बने रहते हैं। और जो अस्थायी कार्यपालिका है वो 5 वर्ष तक बनी रहती है। इसे हम विद्यार्थियों अध्याय 6 में संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंडल की चर्चा विस्तृत रूप से कर चुके हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियों के अंतर्गत उनकी ये शक्तियां शामिल हैं, जैसे कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनयिक शक्ति और वैदेशिक संबंधित शक्तियां। आपात शक्तियों की हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने बात की थी युद्ध और बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में सावधानी संकट होने से उत्पन्न आपातकालीन शक्तियां और वित्तीय आपातकालीन शक्तियां। इन आपातकालीन शक्तियों में जो राज्य की विधानमंडल है वो कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र के पास चला जाता है। राष्ट्रपति का सलाह देने और चेतावनी देने का अधिकार है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई थी कि राष्ट्रपति किसी की सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास वापस भी भेज सकता है। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। विद्यार्थियों, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि राष्ट्रपति सरकार को सचेत कर सकता है। कुछ असाधारण परिस्थितियों में उसे स्वविवेक से कार्य करना पड़ता है और 1997 में राष्ट्रपति के.आर. नरेन ने उत्तर प्रदेश में सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मंत्रिपरिषद की सलाह वापस कर दी थी। इससे उनके इस कदम की सराहना की गई क्योंकि राष्ट्रपति ने लोकतंत्र पर किए जा रहे प्रहार को रोका था। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने विवादास्पद लाभ के पद संबंधी विधेयक को 25 मई 2006 को संसद को लौटा दिया था। राष्ट्रपति चाहते थे कि संसद इस बारे में भी विचार करे कि जिन पदों के बारे में चुनाव आयोग के समक्ष याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें इस विधेयक में शामिल करने के क्या परिणाम होंगे। बाद में राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी। विद्यार्थियों, संक्षेप में हम यही कहेंगे कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है, इसलिए वे परिषद की ऐसी सलाह मानने को विवश नहीं है जो संविधान की आत्मा से मेल नहीं खाती। अर्थात राष्ट्रपति जो है अपने विवेक से कार्य भी करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ही नाजुक हो जाती है। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना होता है और संविधान व लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका भी निभानी होती है। दोनों के बीच संतुलन करना उनकी प्रतिभा का परिचायक होता है। इसके बाद विद्यार्थियों, न्यायपालिका, जिसकी बात हम जुडिशरी के आधार पर करते हैं। जुडिशरी स्वतंत्र न्यायपालिका एक संवैधानिक सरकार का अनिवार्य लक्षण है। कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ का अर्थ है विधि की सर्वोच्चता। सर्वोच्च रूप में कानून ही होता है। जब तक कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से कानून के विरुद्ध आचरण नहीं करेगा तब तक न तो उसे दंडित किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार की कोई शारीरिक पीड़ा उसे और या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत का एक अर्थ यह भी है कि कानून लोकहित को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, वह विवेक संगत होना चाहिए। कानून को तानाशाह और निरंकुश शासक भी बनाते हैं और क्रूरता से उन्हें लागू करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोकहितकारी होना चाहिए। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि न्यायपालिका न केवल निजी समूहों या व्यक्तियों के बीच विवादों का निपटारा करती है, बल्कि सरकार और व्यक्तियों के बीच पैदा होने वाले विवादों का भी निपटारा करती है। यदि वह संसद और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त नहीं है तो एक से कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू कैसे होंगे। यदि राजकीय अधिकारी किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय करे तो पीड़ित व्यक्ति अधिकारियों के विरुद्ध रपट कैसे लिखवाएगा, अर्थात याचिका कैसे दायर करेगा। न्यायपालिका की 4 श्रेणियां हैं। हमारे देश में न्यायिक सत्ता 4 श्रेणियों में बटी हुई है।
शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर अधीनस्थ या जिला न्यायालय होते हैं और सबसे निचले स्थान पर न्याय पंचायतों का गठन किया गया है। और इस संदर्भ में हम लोक अदालतों की चर्चा भी करते हैं, जो आपसी समझौते की भावना के आधार पर काम करती है। अर्थात हमारी जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो पिरामिड अनुसार ही है। इनके द्वारा जो मामले निपटाए जाते हैं उसे सद्भावना बढ़ती है, उस सद्भावना का विस्तार होता है, क्योंकि उसमें न कोई विजयी होता है, न ही कोई पराजित होता है। फिर उसके बाद न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा करने का भी अधिकार दिया गया है, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। वे संसद और विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की समीक्षा करते हैं, उसकी पुनर्व्याख्या करते हैं। वे यदि संविधान की धाराओं के विरुद्ध हो तो उन्हें अवैध यानी असंवैधानिक घोषित भी किया जा सकता है। सुविख्यात केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के हर भाग को संशोधित कर सकती है, पर वे संविधान के बुनियादी ढांचे यानी कि उसके आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित करने में सक्षम नहीं है, उसकी मूल भावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता। विद्यार्थियों, जनहित याचिका जो जनता के हितों से संबंधित याचिका, जिसके अंतर्गत बंधुआ मजदूर, विचाराधीन कैदी, महिलाएं, बच्चे, दलित और जनजाति, इन सभी को कम से कम कुछ सीमा तक न्याय मिल सके, इसे जनहित याचिका की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने राज्य के दुर्व्यवहार के विरुद्ध लोगों को संरक्षण देने का प्रयास भी किया है। जनहित याचिका को लागू कराने के लिए जो सबसे पहले पहल की गई थी पीएन भगवती द्वारा की गई थी। जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालयों में इन मामलों की सुनवाई की गई है। पर्यावरणीय मामलों के, दवाओं और खाद्य पदार्थों में मिलावट की, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की। न्यायिक सक्रियता ने मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को विस्तारित कर दिया है। स्वच्छ हवा, सुरक्षित पर्यावरण, प्रदूषण रहित नदी, जल को ऐसे नए अधिकारों के रूप में घोषित किया गया जिनका संरक्षण राज्य द्वारा किया जाना आवश्यक था। विद्यार्थियों, यद्यपि कुछ आलोचकों ने न्यायिक सक्रियता की आलोचना की है, तो यह कहा कि जनहित याचिकाओं के कारण उच्चतम और उच्च न्यायालयों में जो पहले से भी अति भारित और मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है, मतलब पहले से ही बहुत ज्यादा यहाँ पे काम का बोझ था और अब और ज्यादा मुकदमों की बाढ़ जो है निरंतर आती जा रही है। किंतु जनता की राय न्यायिक सक्रियता के पक्ष में रही है, क्योंकि जनहित याचिका के माध्यम से भारत के लोगों को एक बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार उपलब्ध हो गया है और कुछ मामलों में न्यायालयों ने समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर स्वयं प्रेरणा से कार्यवाही भी की है। तो विद्यार्थियों, जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से लोक हितकारी लोगों के हितों से संबंधित सुनवाई, लोगों के किस प्रकार से उनके शोषण हो रहा है, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार होता है, ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार जनहित याचिकाओं के माध्यम से, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से बहुत ही सजग हो पाया है। दूसरी बात विद्यार्थी, जनहित याचिका पर्टिकुलर उस व्यक्ति के माध्यम से ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के माध्यम से भी की जा सकती है। जनहित याचिका जिसे पीएन भगवती ने एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से संचालित किया था। विद्यार्थियों, इसके साथ ही विद्यार्थियों यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शक्ति का सामाजिक ढांचे के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।